जय हिंद। आज है हम डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हम आपको बता दिए थे कि किस तरह मुंह में पाचन होता है। मुंह में हम जैसे ही भोजन डालते हैं तो ये क्या होता है, इसमें पाचन कार्य शुरू हो जाता है। और पाचन कार्य किनके द्वारा होता है? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जिनके माध्यम से पाचन कार्य होता है। इसमें मुख्य रूप से स्टार्च का पाचन होता है। इसके बाद भोजन को आगे भेज दिया जाता है और ये ग्रास नली से होते हुए हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन में बदल जाता है। इसका काम कौन करता है? इसका काम करता है पेप्सिन नामक एंजाइम। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब अधपचा भोजन अमाशय से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं ड्यूडेनम। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं ड्यूडेनम, दूसरे भाग को कहते हैं जेजुनम और तीसरे भाग को कहते हैं एलियम। तो भोजन ड्यूडेनम में जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की एंजाइम नहीं पाई जाती है, जबकि यहाँ दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहले हार्मोन को कहते हैं सेक्रेटिन, दूसरे हार्मोन को कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है। तो भोजन हमारा पहुंचता है अब छोटी आंत के पहले भाग में। तो यहाँ महत्वपूर्ण काम दो लोगों का होता है। एक काम करता है अग्न्याशय और दूसरा काम करता है यकृत यानी कि लीवर। अग्न्याशय क्या करता है? ये भोजन को पचाने के लिए पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ देता है। भोजन को पचाने के लिए जो अधपचा भोजन अमाशय से छोटी आंत के पहले भाग में पहुंचता है, उसे पचाने के लिए अग्न्याशय पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ देता है और इन्हीं पूर्ण पाचक एंजाइम के माध्यम से भोजन पचता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अग्न्याशय अग्न्याशय क्या होता है? यह एक ग्रंथि होता है। यह एक ग्रंथि होता है। यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। यह लेट नामक एंजाइम छोड़ता है। LAT लेट नाम का एक एंजाइम छोड़ता है। L4 होता है लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता है। वसा यानी कि चर्बी। ला से याद रखिएगा लाइपेज और ल से याद रखिएगा लासा। मतलब चर्बी कैसा होता है? लासा जैसे होता है। तो ये उसका पाचन करता है कौन? लाइपेज। ये लिपिड का पाचन करता है। ठीक है। उसके बाद A4 होता है एमाइलेज। ये स्टार्च का पाचन करता है। अब आप कहेंगे स्टार्च का पाचन तो मुंह में हो गया था, तो क्यों जरूरत है स्टार्च का पाचन करने का? तो नहीं, हम भोजन बहुत जल्दी में निगल लेते हैं। तो भगवान तो बहुत होशियार थे। अगर भोजन को हम लोग जल्दी में निगलते हैं और उसका मुंह में पाचन नहीं होता स्टार्च का, वो पेट में पचेगा नहीं। अगर एंजाइम ना हो पेट में तो वो पचता नहीं है, क्योंकि उससे पचाने के लिए एंजाइम नहीं होता है। अगर छोटी आंत में भी इसकी व्यवस्था ना किया जाए तो काम कैसे चलेगा? तो छोटी आंत में उन्होंने एक व्यवस्था कर रखा है कि जो स्टार्च वहां कुटाने से बच गया है उसकी कुटाई छोटी आंत में शुरू होगी। तो उसके लिए कौन है? उसके लिए एमाइलेज है। ये स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है। और यही स्टार्च होता है, ये छोटी आंत में गाय भैंस के आंत में ये बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण गाय भैंस क्या करते हैं? भोजन को मुंह में पचाने का प्रयास करते हैं। वो स्टार्च को मुंह में ही पचाते हैं। वो स्टार्च को मुंह में कैसे पचाते हैं? जैसे आप देखिएगा, आपके आसपास अगर गाय भैंस होंगे तो भोजन को निगल लेने के बाद वो फिर से भोजन को मुंह में लाते हैं और ऐसे ऐसे चबाते हैं। स्टार्च का पाचन वो मुंह में ही करते हैं, क्योंकि उनके पेट में स्टार्च उतना, उनकी छोटी आंत में स्टार्च उतना होता नहीं है जितने सॉरी एंजाइम होता नहीं है कि स्टार्च का पाचन कर सके। इसलिए वो मुंह में ही स्टार्च का पाचन कर लेते हैं कि मुंह में ही स्टार्च पचे, बाकी बात पेट में पचे। तो मुंह में स्टार्च का पाचन कर लेते हैं। अब होता है T4 होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। फिर आप क्वेश्चन पूछेगा कि सर प्रोटीन का पाचन तो अमाशय में हो गया था पेप्सिन एंजाइम से, तो फिर यहाँ क्यों पचेगा? नहीं, प्रोटीन पोषक तत्वों में सबसे जटिल होता है और इसका पाचन बहुत मुश्किल होता है। तो एक एंजाइम के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को आधा कूटता है, आधा पचाता है और वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब ये पेप्टोन पहुंचता है आपके छोटी आंत में और छोटी आंत में अग्न्याशय के ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से ये पेप्टोन पेप्टाइड में बदल जाता है। ये पेप्टोन जो होता है ये पेप्टाइड में बदल जाता है। ठीक है। अब देखिए, अमाशय से जो भोजन आता है वो तो होता है अम्लीय, क्योंकि अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये भोजन होता है अम्लीय। तो अम्लीय भोजन जब छोटी आंत में पहुंचता है तो अग्न्याशय के जो एंजाइम होते हैं वो बोलते हैं कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचा सकते। क्यों? अम्लीय भोजन को पचाने के लिए ये क्रियाशील नहीं होते हैं।
तब हो जाता है बवाल। अब इस बवाल का एक होता है सवाल, अब बोलता है कि भोजन पचे तो पचे कैसे? उसी जगह यकृत बोलता है कोई बात नहीं, भोजन अम्लीय है ना, यही बात है। और छोटी आंत क्या बोलता है? हम पचाएँगे तो पचाएँगे क्षारीय भोजन को। तो यकृत जो करता है, ये पित्त का निर्माण करता है। पित्त यानी कि गाल का निर्माण करता है और इसे स्टोर कहाँ करता है? ये गाल ब्लैडर में। ये पित्त जो होता है, ये पित्त जो होता है, ये पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक है? इसका पीएच मान 8 होता है और ये भोजन को क्षारीय बना देता है। छोटी आंत क्या कहता है? हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाएँगे, अगर पचाना है तो क्षारीय भोजन लाओ। तो इसकी व्यवस्था कौन करता है? लीवर है। लीवर क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है और पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। ये अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है। इसी के साथ ये वसा का भी पाचन करता है। वसा के पाचन को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पाचन का भाग है जो कि एंजाइम ना होते हुए भी पाचन करता है? तो वो क्या है? वो है पित्त। पित्त क्या है? एंजाइम ना होते हुए भी पाचन कार्य करता है। और इसे उत्तेजित कौन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन। अब पता कैसे चलेगा कि भोजन आया? तो भोजन जैसे ही छोटी आंत में आता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है और यकृत को कहता है पीठ छोड़, पीठ छोड़, पीठ छोड़। तो पीठ जैसे ही वो छोड़ता है तो भोजन क्षारीय बन जाता है और जैसे ही भोजन क्षारीय बन जाता है, अब एक और हार्मोन आता है जिसे कहते हैं सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? ये अग्न्याशय को बोलता है कि तुम अब हार्मोन छोड़। अब अब भोजन अम्लीय से क्षारीय बन चुका है, तो अब हार्मोन छोड़, तभी पचेगा वरना नहीं पचेगा। तो अब अग्न्याशय को किससे पता चलता है? सेक्रेटिन उसका पियोन होता है। सेक्रेटिन क्या बोलता है अग्न्याशय को? भाई भोजन क्षारीय हो चुका है, अब तुम हार्मोन छोड़ सकता मतलब एंजाइम छोड़ सकता है। तब अग्न्याशय लेट नाम का एंजाइम छोड़ता है, एल-ए-टी लेट। ये भोजन को पूरे रूप से पचा देते हैं, ठीक है? तो भोजन का पाचन ड्यूडेनम में नहीं होता है, यहाँ केवल हार्मोन निकलते हैं। फिर भोजन जाता है जेजुनम में। जेजुनम में क्या होता है ना, भोजन एंजाइम से पूरी तरह से मिलता है। यहाँ भी पाचन कार्य नहीं होता है। जेजुनम में भी पाचन कार्य नहीं होता है क्योंकि ये भोजन को जगह देता है फैलने के लिए। जैसे आप देखेंगे घर में माँ सब होती है तो वो भोजन से मतलब चावल से कंकड़-उंकड़ निकालते हैं तो भोजन को ऐसे फैला देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो कंकड़ निकालती है। तो उसी प्रकार भोजन को एंजाइम पूरी तरह से ऐसे फैलाने के लिए उसे जेजुनम के क्षेत्र में ऐसे फैला दिया जाता है। उसके बाद एंजाइम उसे पूरी तरह से फैलते हैं, तब तो पूरा भोजन पचता है। उसके बाद भोजन हमारा जाता है इलियम में, ठीक है? इसके बाद भोजन हमारा जाता है इलियम। इलियम में क्या होता है? भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने देखा कि पाचन हमारा पहुंचता है इरिप्सिन मतलब कि छोटी आंत के तीसरे भाग में, ठीक है? इलियम। इलियम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या होता है? ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। जैसे ही भोजन पहुंचा अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है ये पेप्टोन में बदल जाता है। यहाँ प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है। उसी तरह फिर ये अग्न्याशय जो पाचन होता है, अग्न्याशय से ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, वो प्रोटीन को बदल देता है आपका पेप्टाइड में। उसके बाद छोटी आंत के तीसरे भाग यानी कि इलियम, इलियम में पाया जाता है इरिप्सिन, इरिप्सिन नाम का एंजाइम। इरिप्सिन नाम का एंजाइम पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। यहाँ हो जाता है प्रोटीन का पाचन कंप्लीट। यहाँ हो जाता है प्रोटीन का पाचन कंप्लीट। छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पाचन जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जो पाचन मुख से, ग्रास नली से, अमाशय से होते हुए छोटी आंत में पहुंचता है, वो पाचन यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ पाचन और अवशोषण दोनों होता है। देखिए, यहाँ छोटी आंत के तीसरे भाग यानी इलियम, यहाँ पाचन होता है और इसमें अंगुली नुमा संरचना होती है जिसे दीर्घरोम या विली कहते हैं। दीर्घरोम या विली कहते हैं। ये भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। छोटी आंत के तीसरे भाग में भोजन पच तो जाता है लेकिन यहाँ
अंगुलीनुमा संरचना होती है। अंगुलीनुमा संरचना जिसे दीर्घरोम या विली कहते हैं, ये भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में एंजाइम नहीं निकलता है। ड्यूडेनम में एंजाइम नहीं निकलता है। इसमें हार्मोन निकलता है। इसमें 2 हार्मोन निकलते हैं। पूछा जाए कितने हार्मोन, तो 2 हार्मोन। पहला है सेक्रेटिन, दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन-कौन से हार्मोन? सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है। सेक्रेटिन जो क्या होता है, सेक्रेटिन हार्मोन होता है, ये अग्न्याशय को एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय को पित्त रस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है। दूसरे भाग को कहते हैं ड्यूडेनम। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि इसमें एंजाइम भोजन से मिलते हैं। तीसरे भाग को कहते हैं इलियम। इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। पाचन होता है छोटी आंत में एंजाइम के माध्यम से, और अवशोषण होता है उसमें अंगुलीनुमा संरचना पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं विली के माध्यम से। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अब बड़ी आंत की ओर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं छोटी आंत में पाचन को। छोटी आंत में पाचन हम लोग समझ चुके हैं। अब बड़ी आंत में पाचन को समझते हैं। तो बड़ी आंत के ये गोल भाग है, जो बड़ी आंत के ये गोल भाग होता है, इसे कहते हैं हम लोग सीकम कहते हैं। ये बड़ी आंत का जो निचला भाग होता है, बड़ी आंत का निचला भाग जो गोल आकृति में होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये गोल आकृति में होता है, इसे हम लोग सीकम कहते हैं। और इससे जो एक तार जैसी एक संरचना निकली होती है, इसे कहते हैं हम लोग अपेंडिस। ये एक अवशेषी अंग होता है, जो बड़ी आंत का निचला भाग गोल जैसे होता है, उसे हम लोग कहते हैं सीकम। और उससे तार जैसी संरचना निकली रहती है, उसे हम लोग कहते हैं अपेंडिस। ये एक अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी अंग वो होता है जो हमारे शरीर में होता है, पर उसका यूज नहीं होता है, वो होता है अवशेषी अंग। बहुत पहले हम लोग भी घास फूस खाते थे, तो उसे पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती है। परंतु अब हम लोग घास फूस खाते नहीं है, तो अपेंडिक्स का यूज नहीं होता है, इसलिए अब ये अवशेषी अंग बन गया है। और ये जानवरों में लंबा होता है, क्योंकि वो घास फूस खाते हैं, तो उन्हें पचाने के लिए बड़ी अपेंडिक्स की आवश्यकता होती है। बड़ी आंत के भाग को कहते हैं कोलोन। बड़ी आंत का टेक्निकल नेम है कोलोन। बड़ी आंत का टेक्निकल नेम क्या है? बड़ी आंत का टेक्निकल नेम है कोलोन। ये ऊपर की ओर जाते हुए कोलोन को कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ऊपर की ओर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन। और सीधे की ओर जाते हुए जो सीधा है, सीधा को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं। सीधा को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। तो सीधा जो है कोलोन, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और जो नीचे की ओर आता है, उसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और ये तो ये तो आधा भाग है। तो जैसे कि लाइन के आधे भाग को कहते हैं लाइन सेगमेंट, उसी प्रकार कोलोन के आधे भाग को कहेंगे कोलोन सेगमेंट। तो इसी को कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ऊपर जो जाएगा उसे कहेंगे असेंडिंग कोलोन, सीधे होगा उसे कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, जो नीचे आएगा उसे कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, और जो इस प्रकार से आधा भाग है, इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। और ये जो होता है, ये ये जो होता है, इसे कहते हैं रेक्टम। रेक्टम ये हमारा अ, मलमूत्र स्टोर होता है, और ये माइंड को सिग्नल जाता है कि भाई थैला भर चुका है, तो अब इसे बाहर करना है। तो उसके बाद हम टॉयलेट की ओर दौड़ते हैं। तो रेक्टम क्या है? ये मलमूत्र को स्टोर करने वाला है। इसी से एक छोटी सी पाइप जैसी संरचना दिखेगी, इसे कहते हैं हम लोग एनस, मतलब गुदा। इसी से हमारा लैट्रिन बाहर हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, लेट्रिन का रंग अधिकतर पीला होता है। पीला क्यों होता है? क्योंकि ये छोटी आंत के द्वारा एक लिक्विड निकलती है, जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नाम की एक लिक्विड निकलती है। ये हमारे लेट्रिन को पीला कर देता है। देखिएगा, कई-कई बार लोगों के जो होता है, ये गुदा के निचले वाले भाग पे मांसपेशियाँ बढ़ने लगती है और घटने लगती है। गुदा के नीचे वाले भाग में मांसपेशियाँ बढ़ने और घटने लगती है, जिससे हम लोग कहते हैं बवासीर। और बवासीर से ये और ऑपरेशन के द्वारा इन मांसपेशियों को काट कर निकाल दिया जाता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। ठीक है? तो ये हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि पाचन तंत्र से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जानते हैं अब पाचन के अंतिम चरण के बारे में। तो भोजन के 3 भाग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसमें से पचाना प्रोटीन को सबसे ज़्यादा कठिन होता है। प्रोटीन का पाचन सबसे ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन 3 चरणों में होता है। पहले अमाशय का पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, इसे कहते हैं पहला चरण। फिर ये आगे जाता है, इसके बाद अग्न्याशय का ट्रिप्सिन
पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, इसे कहते हैं दूसरा चरण। इसके बाद छोटी आंत में पाए जाने वाला इरिप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। छोटी आंत में पाए जाने वाला इरिप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है, ये होता है तीसरा चरण। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन पूरा होता है। पहला क्या होता है, अमाशय का पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, उसके बाद अग्न्याशय का ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में, उसके बाद छोटी आंत का इरिप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। अब हम जानते हैं भोजन के रूप। भोजन के रूप के बारे में हम लोग जानते हैं। भोजन का कितने रूप होते हैं? तो भोजन की मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। पहला, जब हम भोजन को मुँह में डालते हैं और चबाते हैं, उसके बाद अगर हम निकालते हैं तो उसे कहते हैं बोलस। मुँह में डाल के चबा के निकालने को कहते हैं बोलस। उसके बाद अगर हम लोग भोजन को निगल जाते हैं और पेट में जाता है और उल्टी के माध्यम से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं काइम। उसके बाद लेट्रिन के माध्यम जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है और लेट्रिन के माध्यम से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं काइल। ठीक है। बोलस क्या है? उगलना। इस तरह से ऐसे चबा कर उगलना, इसे कहते हैं बोलस। काइम क्या होता है? उल्टी से भोजन निकल जाता है, उसे कहते हैं काइम। काइल क्या होता है? लेट्रिन के माध्यम से निकल जाना होता है काइल। ठीक है। और इससे पीला रंग किसके कारण आता है? छोटी आंत में एक लिक्विड निकलता है, उसे कहते हैं बिलीरुबिन। इसी के कारण लेट्रिन का रंग पीला होता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पाचन के चरण के बारे में। पाचन के कितने चरण होते हैं? पाचन के मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। जैसे ही भोजन को मुंह में डालते हैं और चबाते हैं, तो इसे कहते हैं इंजेशन। भोजन को मुंह में डालकर चबाना, इंजेशन। उसके बाद भोजन पेट में जाता है, उसका पाचन होता है, उसे कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ये छोटी आंत में जाता है और इससे पोषक तत्वों को खींच लिया जाता है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। उसके बाद भोजन आगे जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है? भोजन से ऊर्जा बनाना कहते हैं एसिमिलेशन। भोजन से ऊर्जा बनाना, एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। ठीक है। और लास्ट में लेट्रिन के माध्यम से भोजन को निकाल देना, डिसेक्शन होता है। ठीक है। डिसेक्शन क्या होता है? भोजन को लेट्रिन के माध्यम से बाहर निकाल देना। तो यहाँ हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। धन्यवाद।